अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अब ये क्वेश्चन है, तो आपको एग्जामिनर कह रहा है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और आपने यहाँ पर बताना है कि अगर मैं ओमेगा एंड वी का डॉट प्रोडक्ट करूं, ओमेगा एंड वी, तो ये ओमेगा भी आपको पता है एक्सियल वेक्टर है, वी जो है वो आपका वेलोसिटी वेक्टर है। आप ये डॉट का क्या मतलब है, डॉट का मतलब है कि आप यहाँ पे इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बताओ कि जीरो होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या आंसर होगा। और बी पार्ट, आप ओमेगा एंड अल्फा का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो। अब देखो ये आपके पास एक सर्कुलर मोशन है, आपको पता है कि जो ओमेगा और अल्फा है ये एक्सियल वेक्टर है, हमने लास्ट क्लास में सब डिस्कस किया था। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि बेटा ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसमें ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ। मैंने कल सब बहुत डिटेल में समझाया था, कैसे देखते हैं डायरेक्शन, राइट हैंड रूल। और अपने फिंगर्स से क्या करते हैं, मोशन को इनसर्कल करते हैं। तो ये मोशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने अपना राइट हैंड लिया, कॉपी के ऊपर मेरा सर्कल बन रहा है, कॉपी पे ही सर्कल बन रहा है, तो मैंने अपने फिंगर्स को कॉपी के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड कॉपी पे एंटी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड्स। कॉपी पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड्स। तो आपने क्या नोटिस किया कि आपका ये जो ओमेगा बन रहा है, इस ओमेगा की डायरेक्शन जो आ रही है वो किधर आ रही है, आउटवर्ड्स आ रही है। ये एक्सियल वेक्टर है, हमेशा गिवन सर्कल के सेंटर पे लगेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगेगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा उस सर्कुलर मोशन के कहां से पास करेगा, सेंटर से। और जो डायरेक्शन बनेगी वो आपका गिवन राइट हैंड थंब रूल आपको बताएगा। तो यहां पे आप नोटिस करोगे ओमेगा बाहर की तरफ लग रहा है। अच्छा, अगर मैं यहां पे हूं तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। अगर मैं यहां पे हूं तो मेरी वेलोसिटी होगी अलोंग द टेंजेंट। अगर मैं यहां हूं तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि वेलोसिटी पेपर पे है, ओमेगा पेपर के परपेंडिकुलर है। कितना एंगल बन रहा है दोनों में, वेलोसिटी पेपर पे है, ओमेगा पेपर के परपेंडिकुलर है, कितना एंगल बन रहा है दोनों में, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूं कि मेरा जो ओमेगा है और मेरा जो वी है, इनके बीच में जो थीटा है, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। हाँ जी, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो ये एंगल हमेशा क्या बनेगा, 90। और इसको मैं एक और वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक और बात कही थी कि अगर मैंने वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो मैंने कहा था मैं कैसे निकालूंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा ओमेगा क्रॉस आर। और जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था तो याद हमने क्या कहा था कि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जिसको मल्टीप्लाई, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वो अपने आंसर के साथ हमेशा क्या करता है, 90 डिग्री पे एंगल बनाता है। तो मैं किसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, ओमेगा एंड आर का। तो ये जो ओमेगा एंड आर का जो आंसर है, ये आंसर है, ये हमेशा ओमेगा और आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आपका वी है। ये जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिनको आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, हमेशा उनके साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने, कि आपकी वेलोसिटी जो होगी वो सर्कुलर मोशन में हमेशा ओमेगा के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90। आपकी जो वेलोसिटी होगी वो सर्कुलर मोशन में हमेशा आर के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90। अच्छा, अगर ये आपके पास 90 है तो आपको अगर मैं कहता हूं कि बेटा ओमेगा डॉट वी का आंसर क्या बनेगा, तो बताओ क्या आंसर बनेगा, बोलो। डॉट प्रोडक्ट क्या था, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू। आंसर क्या आना चाहिए, कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, जीरो। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये वाला जो आंसर है ये क्या बनेगा, जीरो। वाई जीरो, बिकॉज अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट, इज जीरो।
तो आपने क्या नोटिस किया कि v और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0। अब ये जो चीज आपने लिखी है ना, एग्जामिनर इसको अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछेगा, अलग अलग तरीके से। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, वो कहेगा कि एक पार्टिकल है, उसका जो ओमेगा है वो एक्स आई कैप प्लस 3 k कैप है, और वेलोसिटी जो आपकी आ रही है वो लेट अस से आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप आ रही है। और आपको एग्जामिनर कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कल। अगर मैं चाहता हूं कि पार्टिकल सर्कल में मूव करे तो आप मेरे को यहां पे एक्स की वैल्यू बताओ, कैसे करोगे? पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका जो v होगा वो सर्कल के ऊपर होगा और ओमेगा सर्कल के परपेंडिकुलर होगा। हमेशा कितना एंगल बनेगा? 90। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो मैं कहूंगा कि यार अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। और हमने पढ़ा था कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई से मल्टीप्लाई होता है, जे से, और के से। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आई मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया? एक्स। ऊपर जे है ही नहीं तो वो 0, फिर के क्या बन गया? -12, और ये सारा आंसर किसके इक्वल आ गया? 0। तो आपके पास जो एक्स है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12। और क्योंकि ओमेगा निकाल रहे हो तो दैट ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, तो आपने कहा कि हमारा जो एक्स आया उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको ऐसे पेपर में क्वेश्चन आने हैं तो ये चीजें करनी आनी चाहिए। आज समझ गए इस बात को? ठीक है। एंड नेक्स्ट आ गया कि फाइंड योर गिवन रिलेशन ऑफ ओमेगा डॉट अल्फा इन टर्म्स ऑफ वेदर इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब ये ओमेगा और अल्फा दोनों क्या हैं? एक्सियल वेक्टर। और हमने लास्ट क्लास में नोटिस किया था कि या ये सेम डायरेक्शन में होते हैं या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो हमने नोटिस किया था कि या तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा? 0, या इनके बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा? 180। 0 कब बनेगा? जब आपका ओमेगा जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज। 180 कब बनेगा? जब आपका ओमेगा जो है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज। और जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका तो ये जो आपका गिवन आंसर आएगा ये पॉजिटिव आएगा, और यहां पे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये जो आंसर है क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, cos 180 -1 हो जाएगा। तो आपका ये जो आंसर है ये पॉजिटिव कब आएगा? जब ओमेगा बढ़ रहा है, और यही आंसर नेगेटिव कब आएगा? जब ओमेगा कम हो रहा है। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है, अगर आपका जो ओमेगा है वो क्या है? कांस्टेंट है, तो फिर ये जो आंसर है ये क्या आएगा? 0, क्योंकि विद टाइम ओमेगा चेंज नहीं करेगा। अगर ओमेगा चेंज नहीं करेगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये याद रखना है कि अगर मेरा ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। अगर मेरा ओमेगा डिक्रीज करना है तो ये वाला डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। और अगर बाय चांस ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? कि अल्फा 0 है। इसका मतलब है कि आपका जो मोशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये नहीं कहना कि सर अगर 0 आ गया तो अल्फा और ओमेगा परपेंडिकुलर, ना, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अल्फा और ओमेगा के बीच में कभी भी एंगल 0 और 180 के अलावा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये कौन से वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। या ये सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बस दो ही एंगल बन सकते हैं, या सेम या ऑपोजिट। हाँ जी, क्लियर है? ये समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन है कि एक एथलीट है, उसने हैमर थ्रो करना है, और वो जो हैमर वो थ्रो कर रहा है उसका मास 7 kg है। और जब वो हैमर को थ्रो करने लगा तो पहले उसको घुमा रहा है, जैसे आप कभी भी एक हैमर थ्रो कोई एथलेटिक्स में देखोगे तो जब वो एथलीट हैमर थ्रो करता है तो वो पहले क्या करता है? पकड़ के ना घूमता है, उसको मोशन देता है।
ताकि थोड़ा सा ना उसको वेलोसिटी मिले आपके हैमर को, और फिर उसको छोड़ता है ताकि वो जितनी दूर हो सके जाके गिरे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जब गिवन इस हैमर को थ्रो कर रहे हैं तो हम 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड का सर्कल बना रहे हैं, और वो जो सर्कल बना रहे हैं उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 1.5 मीटर। तो ये जो एथलीट है ये क्या कर रहा है, ये एक 7 kg का जो हैमर है उसको थ्रो कर रहा है, और थ्रो करने के लिए वो पहले उसको ऐसे गोल घुमा रहा है ताकि उसको मोशन दे पाए, और वो जो मोशन दे रहा है वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में दे रहा है, उसका रेडियस कितना है, 1.5 मीटर। और जब वो ऐसे घुमा रहा है तो हैमर ने 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड की, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, इसको कहते हैं आरपीएस। एंड 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, एंड नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मेरे को जो दिया हुआ है वो क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी। तो मेरे को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो समझ में आया क्या दिया हुआ है। निकालना क्या है, निकालना है इस रस्सी के अंदर कितनी टेंशन है, ये जो रोप है इसमें कितनी टेंशन है। तो हमारे पास ये 7 kg का हैमर है, और ये जो गिवन एथलीट है इसने इसको एक रस्सी के साथ या स्ट्रिंग के साथ पकड़ा है, और जब ये इसको घुमा रहा है तो आपको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर क्या डेवलप होगी, टेंशन। वो जो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हुई है वो टेंशन अगर आप नोटिस करो तो वो आपके गिवन हैमर को कहाँ लेके आएगी, इनवर्ड्स, और इस मैन को कहाँ लेके आएगी, आउटवर्ड्स। मतलब ये जो टेंशन लग रही है ये कोशिश कर रही है कि हैमर अंदर को आए, ये वाली टेंशन कोशिश कर रही है बंदा राइट साइड बाहर को जाए। तो पहले इतनी बात समझ में आई है, रस्सी की टेंशन समझ में आ गई है। अब ये जो गिवन हैमर थ्रो है उसने हैमर को वेलोसिटी दी, तो ये आपकी वो वेलोसिटी है जो इसने हैमर को दी, और ये जो आप वेलोसिटी दे रहे हो इसके कारण ये हैमर अब कौन से पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ। और अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में मूव करने का क्या मतलब है, सर्कुलर पाथ में मूव करने का मतलब है, सर्कुलर पाथ में मूव करने का क्या मतलब है कि आपका ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल को एक सेंटीपीटल फोर्स चाहिए, क्योंकि जब तक सेंटीपीटल फोर्स नहीं मिलेगी वो सर्कल में मूव नहीं करेगा। तो आपके पार्टिकल को सेंटीपीटल फोर्स कौन देगा, वो फोर्स देगा जो कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये सर्कल का यहाँ मैन के अबाउट यहाँ पे सेंटर बन रहा है, ये वाली जगह पे मैन के अबाउट ये सेंटर बन रहा है। तो ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो टेंशन है ये हमें क्या दे रही है, सेंटीपीटल फोर्स दे रही है। तो अगर ये टेंशन ना हो तो ये हैमर नहीं घूमेगा, ये हैमर टेंशन के कारण घूम रहा है। और ये जो टेंशन है वो बेसिकली इस हैमर को कौन सी फोर्स दे रही है, सेंटीपीटल फोर्स, जो कहां लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। और ये जो सेंटीपीटल फोर्स होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये जो सेंटीपीटल फोर्स होती है इसकी जो वैल्यू है ये क्या होगी, एम वी स्क्वायर बाय आर, या इसकी वैल्यू क्या होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है डिपेंड करेगा क्वेश्चन में दिया क्या हुआ। अब मेरे को देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरे को क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है, और फ्रीक्वेंसी दी है तो वहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 बाय टी या 2 पाई न्यू। तो आप यहां से ओमेगा निकाल सकते हो। तो अगर आप ओमेगा निकाल सकते हो तो आप टेंशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे पास जो टेंशन बनी वो हो गया, एम कितना हो गया 7, आर मेरे पास जो रेडियस बन रहा है वो कितना हो गया 1.5। ओमेगा की वैल्यू मैं जब सॉल्व करूंगा तो ओमेगा मेरे पास कितना बनेगा, 2 पाई इंटू 1। तो 2 पाई इंटू 1, तो मेरा जो ओमेगा है वो कितना हो गया 2 पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 141 न्यूटन। तो ये वो टेंशन है जो आप इस रस्सी में नोटिस कर रहे हो, जिसके कारण आपका जो हैमर है वो कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कल में मूव कर रहा है।
अब यहां पर एक चीज अंडरस्टैंड करनी कि ये वाली जो टेंशन आप देख रहे हो, ये वाली टेंशन आपके हैमर पे लग रही है, जिसके कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है, और इसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहता हूं। इसको मैं क्या कहता हूं? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो एक फोर्स होनी जरूरी है जो आपको सर्कल में घुमा रही है, और वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो यहां पे तो आपको नजर आ ही रही है सीधी। हाँ जी, ठीक है। अब ये जो मैन के हाथ पे फोर्स लग रही है, अगर मैं इस फोर्स की बात करूं जो मैन के हाथ पे लग रही है, ये क्या कर रही है? ये फोर्स अभी ये भी रस्सी में ही है, पर ये फोर्स कोशिश कर रही है कि मैन सेंटर पे ना रहे, मैन सेंटर से क्या करे? आगे पीछे हो जाए। और अगर ये मैन सेंटर पे ना रहा तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा। सर्कुलर मोशन होने के लिए इस मैन को सेंटर पे स्टेबल रहना पड़ेगा, पर ये टेंशन मैन को क्या कर रही है? सेंटर से बाहर खींच रही है। उसकी कोशिश है कि मैन सेंटर से क्या करे? बाहर आ जाए। ये वाली जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल के कारण आती है, और इसकी कोशिश होती है कि सर्कुलर मोशन बंद हो जाए। इसकी क्या कोशिश है? कि सर्कुलर मोशन बंद हो जाए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है सर्कुलर मोशन हो जाए, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम है सर्कुलर मोशन बंद हो जाए। दोनों एक दूसरे के क्या लग रहे हैं? ऑपोजिट। ध्यान से देखो कैसे लग रहे हैं? ऑपोजिट। सेंट्रीपिटल किधर को लगेगी? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल कैसे लगेगी? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दिस विल एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। ये हमेशा सेंटर से कहां लगेगी? बाहर की तरफ। इट विल एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। हाँ, ये बात है, अलग है कि ये मैन पे लग रही है, ये हैमर पे नहीं लग रही। ये किस पे लग रही है? मैन पे। और अगर ये जो मैन है वो इस फोर्स को विदस्टैंड नहीं कर पाया, इसको सह नहीं पाया, तो वो अपने सेंटर से क्या करेगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। और अगर वो डिस्प्लेस हो गया तो सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन जब भी हो रहा होता है तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जिसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं होगा। वहीं पे कहीं ना कहीं एक और फोर्स छुपी हुई होती है, वो कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल, जो कोशिश कर रही है कि सर्कुलर मोशन क्या करे? बंद हो जाए। क्योंकि हमने कहा ना एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं, एक एक्शन होता है और एक रिएक्शन होता है, पर वो दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। वो किस पे लगते हैं? दो डिफरेंट बॉडीज। तो यहां पे हैमर के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, मैन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, जिसकी कोशिश है कि सर्कुलर मोशन बंद हो जाए। हाँ जी, समझ में आया कैसे किया इसको? क्लियर? अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ गया दैट अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is tied to a string of length L and is whirled around a horizontal circle of radius r at constant speed v. The center of the circle is vertically below the point of support. तो मेरे पास लेटर से एक गिवन अरेंजमेंट है जिसमें मेरे पास एक बॉडी है। सपोज मेरे पास ये देखो, ये बॉडी है, और इस बॉडी को अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये अभी इक्विलिब्रियम पे है, ये रेस्ट पे है, और मैंने इसको एक रस्सी के साथ क्या किया हुआ है? सपोर्ट किया हुआ है। तो इसका वेट का एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, और रस्सी में क्या प्रेजेंट है? टेंशन, जो कहां लग रही है? ऊपर को, इसके ऊपर, ऐसे ऊपर। इसको नीचे गिरने से वो क्या कर रही है? रोक रही है। हाँ, टेंशन दोनों डायरेक्शन में है। मेरे फिंगर पे टेंशन कहां लग रही है? डाउनवर्ड्स। इस बॉडी पे टेंशन कहां लग रही है? अपवर्ड्स। मैं बॉडी की बात कर रहा हूं, तो बॉडी पे ये रस्सी इसको, बॉडी को नीचे गिरने से रोक रही है। हाँ जी, ठीक है, नजर आ रहा है? रेस्ट पे है। अब देखो मैंने थोड़ा सा ना अपना हाथ घुमा के इसको ना थोड़ी सी वेलोसिटी दी, और वेलोसिटी देने के बाद अब आपको क्या नजर आ रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नजर आ रहा है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा? क्या नजर आ रहा है? सर्कुलर मोशन दिख रहा है। सर्कुलर मोशन, ये जो बॉडी है ये सर्कल में घूम रही है, घूम रही है ना सर्कल में। अब कोई तो है जो इसको सर्कल में घुमा रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि सर्कुलर मोशन तब तक नहीं होगा जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। यहां पे कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इसको क्या कर रही है?
सर्कल में घुमा रही है। और जब ये सर्कल में घूम रहा है ना, तो इस सर्कल का जो सेंटर है और ये जो मेरा ऊपर वाला पॉइंट है, ये एक ही वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं। वर्टिकल, एक ही वर्टिकल लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो मैं अब इस चीज को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने लगा हूं कि ये क्वेश्चन में मैं ये चीज को अंडरस्टैंड करने लगा हूं कि ये कैसे होता है। और एग्जामिनर क्या कह रहा है कि ये जो गिवन अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। क्योंकि जब ये घूम रहा है तो ध्यान से देखो, टॉप से देखो ऐसे कोन के फॉर्म में घूम, नीचे सर्कल बन रहा है ना, और वो थ्रेड को देखो तो थ्रेड ऐसे घूम रहा है जैसे वो कोन के अलोंग घूम रहा होता है थ्रेड। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोनिकल पेंडुलम। और हमने अब करना क्या है, हमने v की वैल्यू निकालनी है, स्पीड की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ जी आर थीटा, एंड हमने पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब होता है टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन साइकिल। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब पूरे एक साइकिल का टाइम पीरियड निकाल। हाँ जी, ठीक है जी। और ये थीटा यहाँ पे क्या है, वो एंगल जो आपकी ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ बना रही है, वो एंगल जो आपकी स्ट्रिंग किसके साथ बना रही है, वर्टिकल के साथ। तो मैंने यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है, और मैंने v की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ जी आर एंड थीटा। मैंने v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी आर एंड थीटा निकालना। हाँ जी, ठीक है जी, समझ में आ रहा है क्या करना है हमने। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे पास ये बॉडी है, और इस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। देखो, मैं अगर इस बॉडी को ध्यान से देखो, ये बॉडी देखो, ये ऐसे, ये मैंने इसको लटकाया हुआ, ठीक है ना। तो इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं बॉडी पे, ये वाली बॉडी पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, बोलो यार। एक वेट और एक टेंशन। अच्छा, अब मैंने सिर्फ इसको वेलोसिटी दी, देखो मैंने ऐसे वेलोसिटी, अब मेरा हाथ तो ऊपर है, मैंने सिर्फ इसको क्या दी, वेलोसिटी। वेलोसिटी देने के बाद ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। पर अभी भी इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, एक वेट है और एक रस्सी की टेंशन है, बस। और तो कुछ आप मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, लगाया मैंने हाथ, जो भी किया रस्सी इस स्ट्रिंग की हेल्प से किया। मैंने तो अपने हाथ से थोड़ा सा स्ट्रिंग को इस तरीके से हिलाया कि मेरी बॉडी क्या करने लग जाए, घूमने लग जाए। उसको तो मैं नीचे, बॉडी को तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो कनेक्टेड मोशन चाहे हो रहा हो, पर बॉडी पे कौन सी फोर्सेस लग रही है, नीचे वाली बॉडी पे एक ग्रेविटी और रस्सी की टेंशन, उसके अलावा तो और कुछ नहीं लग रहा। बात समझ में आई क्या कह रहे हैं। तो यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहां पे हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी का एक तो नीचे लग रहा है वेट, एक तो नीचे लग रहा है वेट, और दूसरा इसमें लग रही है ऐसे टेंशन। और वो जो टेंशन लग रही है, वो टेंशन आपकी अलोंग द स्ट्रिंग लग रही है। और एक चीज मैं जरूर कर रहा हूं, इसको मैंने वेलोसिटी दी है, इसको मैंने क्या दी है, वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी के कारण ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है, उस वेलोसिटी के कारण ये क्या कर रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है। और वो जो सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल है, और वो हॉरिजॉन्टल है। और ये जो आप देख रहे हो, ये उस सर्कल का क्या है, सेंटर है। ये अगर आप, मैं ध्यान से देखूं, ये मेरे सर्कल का क्या है, सेंटर है। हाँ जी, ठीक है जी, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। अब मैंने एक चीज यहां पे समझनी है कि यार अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहां पे एक फोर्स होनी चाहिए। कौन सी फोर्स होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। किधर को होनी चाहिए, सर्कल के सेंटर की तरफ। तो इसका मतलब यहां पर कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो ऐसे लगे, कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए, होनी चाहिए। मेरे पास कितनी फोर्सेस हैं यहां पे, दो। कौन सी दो, एक वेट और एक टेंशन। अच्छा, ये जो वेट है ये कैसे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। मेरे को जो सेंटीमीटर फोर्स है वो यहां चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल है, और वेट किधर है, वर्टिकल है। दोनों में कितना एंगल बन रहा है, 90। क्या वेट का इधर कंपोनेंट बन सकता है, क्या वेट का इधर कंपोनेंट बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों, किसी भी वेक्टर का अपने 90 डिग्री के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, जीरो। मैं इस वेट को 90 वाली डायरेक्शन में नहीं तोड़ सकता, इसका कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा। तो अब वेट तो रह निकल गया बाहर, रह कौन गया, टेंशन। तो अगर मैं इस टेंशन को देखूं और मैं कहूं कि यार अगर मैं ये लाइन ऐसे वर्टिकल ऊपर बनाता हूं, तो ये जो वर्टिकल लाइन मैं देख रहा हूं, ये वाली वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन के बीच में ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो अगर पैरेलल लाइंस के बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो ये जो मेरा एंगल बनेगा, ये मेरा एंगल कितना बनेगा, थीटा।
अगर ये थीटा एंगल बनेगा तो मैं इस टेंशन को तोड़ सकता हूं दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट ये बन गया, तो ये जो कंपोनेंट है ये क्या बन जाएगा, टी कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट देखो कहां बनेगा, ये देखो बन गया ना, देखो कंपोनेंट। और ये जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू क्या बनेगी, टी साइन थीटा। अब मेरे को क्या नजर आ रहा है कि ये जो टी साइन थीटा है ये कहां लग रहा है, कहां लग रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये मेरे को क्या दे रहा है, सेंटीमीटर फोर्स। समझनी है बात के, सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। बिना सेंटीमीटर फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। कोई होगा वहां पे, कोई होगा वहां पे जो हमें क्या करेगा, सेंटीमीटर फोर्स देगा। जैसे कल मैंने आपको जब एक इलेक्ट्रॉन का मोशन बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, तो वहां पे सेंटीमीटर फोर्स कौन दे रहा था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, जो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो जो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण क्या मिल रही थी मेरे को, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही मून अर्थ के आसपास घूम रहा है, तो वो भी घूम रहा है, उसको भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। कौन दे रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे यहां पर इस बॉडी को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, रस्सी की टेंशन। पर सारी टेंशन सेंटीमीटर फोर्स नहीं दे रही। कौन सा पार्ट दे रहा है रस्सी का, ये टी साइन थीटा पार्ट दे रहा है। तो टी साइन थीटा से मेरे को क्या मिल रही है, सेंटीमीटर फोर्स। अच्छा, अब ये रस्सी पे जो बॉडी है ये घूम रही है, कैसे घूम रही है, हॉरिजॉन्टल। नीचे गई नहीं, ऊपर गई नहीं, कहां जा रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में घूम रही है। तो इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस क्या करेंगी, बैलेंस। क्योंकि अगर वर्टिकल ऊपर वाली ज्यादा होती तो बॉडी ने ऊपर जाना था, नीचे वाली ज्यादा होती तो बॉडी ने नीचे जाना था। बॉडी हॉरिजॉन्टल में घूम रही है, अगर हॉरिजॉन्टल में घूम रही है तो वर्टिकल फोर्सेस क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, कैंसिल कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर टी कॉस थीटा लग रहा है वो नीचे एम जी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 होगी, ये मेरे पास इक्वेशन 2 होगी। समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे। और अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, टी और टी कैंसिल हो गए, तो साइन बाय कॉस क्या बन गया, tan थीटा विल बी इक्वल टू योर सेंटीमीटर फोर्स ओवर mg। अब ये जो सेंटीमीटर फोर्स आप देख रहे हो इसके दो फॉर्मूले हैं, एक एम बी स्केयर बाई आर और दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एम आर ओमेगा स्केयर। ये डिपेंड करेगा कि आपने निकालना क्या है। अब जैसे मेरे को कह रहा है स्पीड निकालो, स्पीड, तो स्पीड के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एम बी स्केयर बाय आर। तो मैंने अब पहला केस सॉल्व करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू एम बी स्केयर बाय आर इंटू एम जी। तो मेरे पास ये m कैंसिल हो गया, तो v स्केयर की जो वैल्यू है वो आ गई आर जी tan थीटा। तो v की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो चेक करो ये आंसर समझ में आया कैसे आया, हाँ जी क्लियर है ये, ठीक है। और फिर हमें एग्जामिनर ने कहा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा, ओमेगा की। क्यों, क्योंकि ओमेगा मेरे को पता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय टी। तो मैं यही वाला फॉर्मूला अब tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्केयर ओवर एम जी। तो मैंने यहां पे जब इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या नोटिस किया कि ये मेरे पास आ गया जी tan थीटा इज इक्वल टू आर, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई स्केयर ओवर टी स्केयर। तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू है अगर मैं दूसरे साइड ले जाऊं तो ये मेरे पास 4 पाई स्केयर, ये बन गए 4 पाई स्केयर इंटू आर ओवर जी tan थीटा। और अगर मैं अंडर रूट करूं तो ये सारी वैल्यू ऐसे अंडर रूट आ गई और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 पाई। तो मेरे पास ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी tan थीटा। तो चेक करो ये क्लियर है। अब यहाँ पे ना जनरली पता है क्या होता है, थोड़ी सी ना एक और बात याद रखनी कि समटाइम्स ना हमें, क्योंकि अगर मैं इस पेंडुलम को ध्यान से देखूं तो मेरे को ना स्ट्रिंग की लेंथ पता होती है,
ये रेडियस निकालना डिफिकल्ट है। मैंने जब घुमाया था तो लेंथ तो मेरे को पता है स्ट्रिंग की, तो हम ना ये जो गिवन आंसर है इसमें आर की जगह हम एल के बेसिस में आंसर निकालते हैं। तो ये भी आ गया आंसर, पर आगे जब प्रैक्टिकली काम करना है या कभी कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन आना है तो हो सकता है कि आर की जगह एग्जामिनर आंसर किसके टर्म में दे, एल। तो मैं एल के टर्म में इसको कैसे लूंगा? देखो अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, देखो ये वाला, अगर मैं ये ट्रायंगल लूं तो इस ट्रायंगल में आप ध्यान से नोटिस करो, आपके पास ये क्या बन गया थीटा, ये क्या बन गया एल, ये क्या बन गया आर। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? तो मेरे पास ये साइन थीटा क्या बना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या बनी, एल साइन थीटा। तो अगर मैं ये आर की वैल्यू यहाँ पे एल साइन थीटा पुट कर दूं, देखो आर की वैल्यू मैंने एल साइन थीटा, नीचे मेरे पास क्या था जी टैन थीटा। टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये देखो ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो ये जो आपका आंसर बनेगा ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा ओवर जी। तो ये हमारे पास बन गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा ओवर जी। तो ये दोनों ही मेरे आंसर हैं, डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने मेरे को चॉइस में कौन सा आंसर दिया। तो अब जैसे हमारे पास देखो ये क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल is attached by means of two equal strings to points A and B in same vertical line and describes a horizontal circle with a uniform angular speed. यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड का मतलब आपका जो ओमेगा है वो क्या है, कांस्टेंट है। और आपको ना वो एंगुलर स्पीड जो है वो दी हुई है, और आपको एंगुलर स्पीड कितनी दी हुई है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2g बाय h। तो ये आपको एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर स्पीड का मतलब एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। तो ये आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है और वो घूम रहा है, और घूम रहा है किसके हेल्प से, दो स्ट्रिंग्स के हेल्प से। और वो जो दो स्ट्रिंग्स हैं उनको आपने ऊपर ए और बी दो पॉइंट्स के साथ क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है विद अ वर्टिकल लाइन। वो एक वर्टिकल लाइन के अबाउट घूम रहा है, और वो जो वर्टिकल लाइन है वो दो पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट्स के रिस्पेक्टिव है, कौन से, ए एंड बी। और ए और बी जो फिक्स पॉइंट है, ए और बी जो फिक्स पॉइंट है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, एच। वो जो फिक्स पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एच। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपने करना क्या है, आपने ना वो स्ट्रिंग्स की रेशियो निकालनी है। आपने वो जो दो स्ट्रिंग्स हैं जो उस बॉडी के साथ अटैच्ड हैं उनके बीच में क्या करनी है, रेशियो निकालनी। तो आपके पास जैसे ये देखो यहाँ पर ये बॉडी है, ये आपको बॉडी दी हुई है, और आप इस बॉडी को क्या कर रहे हो, इस बॉडी को आप ऐसे सर्कल में घुमा रहे हो, ये ऐसे, ये सर्कल। और जब आप इस बॉडी को ऐसे सर्कल में घुमा रहे हो तो सर्कल में घुमाने के लिए आपको ये दो स्ट्रिंग्स की आप हेल्प ले रहे हो। तो ये दो स्ट्रिंग्स के हेल्प से आप इस बॉडी को घुमा रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दो टेंशंस हैं, इन दो टेंशंस की रेशियो निकाल के प्रूव करो कि इनकी जो रेशियो है वो कितनी है, 5:3। जब आपको ओमेगा दिया हुआ है कि ये घूम रहा है और कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, 2g/h अंडर रूट का डबल। हाँ जी, ठीक है जी, समझे? तो अब इसको थोड़ा सा पहले एक बार विजुलाइज कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास ऐसे ये एक एंड ए हो गया, दूसरा एंड जो है वो हमारा क्या हो गया, बी। ये दो एंड हो गए। तो मैंने यहाँ पे ये ऐसे, ये जहाँ पे मेरा ये हाथ है, ये मेरा यहाँ पे ये, तो ये मेरे दो एंड हो गए, एक एंड हो गया ए, एक एंड हो गया बी। ठीक है। अब अगर मैं देखो ऐसे घुमाऊं तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये घूम रहा है ना, देखो, ये देखो घूम रहा है। तो ये बीच वाले, बीच में ये जो बॉडी है ये क्या कर रही है, घूम रही है। और ये किसके हेल्प से घूम रही है, ये जो दो स्ट्रिंग्स मैंने लगाए हुए हैं उनके हेल्प से घूम रही है। तो ये मैंने दो स्ट्रिंग्स लगाए हैं, ये मैंने यहाँ पे ऐसे दो स्ट्रिंग्स लगाए हैं, दो स्ट्रिंग्स के बीच में ये बॉडी है, और मैं इस बॉडी को क्या कर रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये ऐसे घूम रही है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है। तो जब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है तो ये जो रस्सी है, इनकी टेंशंस की रेशियो को क्या करो, निकालो। हाँ जी, समझ गए क्या करना है? तो इनकी रेशियो को निकालो। तो हमने वो रेशियो निकाल दी। तो आपके पास ये आपकी बॉडी है, और आप इस बॉडी को अब घुमा रहे हो।
और आप इस बॉडी को घुमा रहे हो अबाउट द पॉइंट्स ए एंड बी, और आपको दिया हुआ है कि ये ए से लेके बी के बीच में जो टोटल हाइट है वो कितनी है, एच। ए और बी के बीच में जो टोटल हाइट है वो कितनी है, एच। अच्छा, ये जो आपका गिवन बॉडी जिसको आप घुमा रहे हो, इसका लेटर से मास क्या हो गया, एम। तो अगर इसका मास एम है तो इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी, एक इसका खुद का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स, तो इसका खुद का वेट एम जी एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स। अच्छा, फिर यहाँ पे ये टेंशन है, तो अगर ये टेंशन है और मैं लेटर से ऐसे वर्टिकल लाइन बनाऊं, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, थीटा, क्योंकि दो वर्टिकल लाइंस के बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर ये एंगल आपका थीटा बन गया, तो ये जो आप T1 देख रहे हो, इस T1 के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट आपका ये ऊपर बनेगा, दैट इज T1 cos थीटा, और एक ये बनेगा, दैट इज T1 sin थीटा। ऐसे ही अगर मैं ये जो T2 है इसको ऑब्जर्व करूं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला एंगल भी आपका क्या बन जाएगा, थीटा। हाँ जी, ठीक है, थीटा समझ में आ रहा है क्यों एंगल सेम ले रहा हूं, क्योंकि दो वर्टिकल लाइन के बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर आपका यहाँ एंगल थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो एंगल क्या होगा, सेम आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो T2 है, अगर मैं इस T2 को ब्रेक करूं, इसको रिजॉल्व करूं, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे नीचे बनेगा और एक कंपोनेंट फिर हॉरिजॉन्टल में आएगा, और जो नीचे कंपोनेंट बनेगा वो मेरे पास बन गया T2 cos थीटा, और ये जो इधर है ये बन गया T2 sin थीटा। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये वाले जो दो कंपोनेंट है टेंशन के, ये किधर लग रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो बॉडी है ये ऐसे घूम रही है सर्कुलर पाथ में, ये बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ये ऐसे। तो अगर ये बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो ये जो आपकी गिवन ये वाली जो दोनों फोर्सेस हैं, ये आपकी क्या एक्ट कर रही हैं, सेंटीपिटल फोर्स। तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यार मेरी ये इस डायरेक्शन में सेंटीपिटल फोर्स लगनी चाहिए। तो मेरी जो सेंटीपिटल फोर्स मैं ऑब्जर्व करूंगा उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा। हाँ जी, ठीक है जी। और ये जो सेंटीपिटल फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम बी स्केयर बाय आर, वेयर एम इज मास ऑफ द बॉडी, बी इज द वेलोसिटी, आर इज द रेडियस। अच्छा, मेरे को यहाँ पे ये आर रेडियस दिया हुआ है कि आर रेडियस है, और मेरे को ना वी नहीं दिया, क्या दिया हुआ है, मेगा। तो याद है सेंटीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला था, एम आर ओमेगा स्केयर। तो आप एम बी स्केयर बाय आर एंड एम आर ओमेगा स्केयर पे क्या लगाओगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि दिया क्या हुआ। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया। तो हमारे पास यहाँ पे ये T1 प्लस T2 साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्केयर, तो 4 इंटू 2G/H। तो हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू है ये आ गया 4 इंटू 2G/H का, ये मैंने स्केयर किया ना, 2 2 4 और 2G/H अंडर रूट हट गया। अच्छा, अब अगर मैं इस गिवन ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखूं, ये वाला, जैसे ये आप ट्रायंगल देख लो, ये वाला, तो मैं अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, तो इस ट्रायंगल में मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरे पास ये जो गिवन साइड है मेरा रेडियस हो गया, ये वाली साइड रेडियस होगी, ये जो साइड है ये मेरा क्या हो गया, h/2, और ये मेरा वो एंगल है थीटा, देखो ये एंगल है थीटा, और ये मेरा लेटे से इसको मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल कह दिया। अगर मैं इसको सेंटर ऑफ द सर्कल कह दूं, ये वाली जगह को अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल कह दूं, और ये मेरा टॉप पॉइंट हो गया, ये मेरा लेटे से वो पॉइंट हो गया जहां पे मेरा पार्टिकल है। तो अगर मैं नोटिस करूं तो यहाँ पर देखो tan ऑफ थीटा क्या बनेगा, हाँ जी चेक करो क्या बनेगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू योर, ये थीटा है ना, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू r ओवर h/2। तो मेरे पास जो r/h है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा/2, और ये देखो r/h। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो पेपर में ना थोड़ा सा आपको ऐसे ना
देखना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल है, आपने सिर्फ टेंशन को रिजॉल्व किया। तो यहां पर हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई T1 प्लस T2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी इंटू 8 R/H की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, वो क्या आ गई tan थीटा बाई 2। अच्छा, ये जो tan थीटा है इसको भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस। अगर मैं इसको साइन बाय कॉस लिख दूं तो देखो ये वाला साइन और ये वाला साइन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया T1 प्लस T2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4mg। तो बस मेरा ये गिवन रिलेशन आ गया। हाँ जी, ठीक है। और दूसरा आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपका बॉडी है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। देखो सर्कल जो बनाया है ये कौन से प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसका मतलब ये जो वर्टिकल फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगी, बैलेंस करेंगे ना, कैंसिल कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी इक्वेशन जो मेरी बनेगी वो बनेगी T1 cos theta, T1 cos theta will be equal to upward force will be equal to total downward force, and total downward force T2 cos theta plus mg। तो ये वहां अगर मैं ले जाऊं तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई T1 माइनस T2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg। तो चेक करो बेटा, यहां तक समझ में आया हमने क्या किया है। और अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं, तो आप क्या नोटिस करोगे कि T1 प्लस T2 ओवर T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू 4। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी आ गई, करके देखो जरा, करो सॉल्व। वो T1 माइनस T2 उस साइड चल गया तो 4T1 माइनस 4T2, फिर T1 वाली वैल्यू एक साइड ले आओ, T2 वाली वैल्यू दूसरी साइड ले जाओ। हाँ जी, आ गया आपका आंसर। तो ये जो आपका आंसर आया दैट विल बी हाउ मच, 5:3। ये आपका 5:3 आ गया। और एग्जाम में बेसिकली आपको चॉइस दी होगी, मतलब वहां पे ऐसे 4 चॉइसेस होंगी और कहेगा इनमें से कोई टिक करो। ये समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो अब आपके पास देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, और वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है ऑन अ स्मूथ इनर सरफेस ऑफ अ कॉनिकल फनल, एंड हमें दी हुई है कि द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल अबव द वर्टेक्स इज 10 सेंटीमीटर। तो वर्टेक्स का मतलब ये जो आप जगह देख रहे हो यहाँ, ये वर्टेक्स हो गया। तो इस वर्टेक्स से वो जो आपका पार्टिकल जो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, आपका पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। और जब वो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है तो उसका वर्टेक्स से जो हाइट है वो कितना है, एच, वो आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल आप देख रहे हो ये कितनी स्पीड के साथ घूम रहा है, ये पार्टिकल कितनी स्पीड के साथ घूम रहा है, ये निकाल। अब देखो अगर हम ये ऐसे कॉनिकल फ्लास्क ले लें, ठीक है, और ये कॉनिकल फ्लास्क में मैं ये देखो ये ऐसे, अब देखो ये इंक्लाइन बना है ना, देखो ये आपके पास क्या बना हुआ है, इंक्लाइन। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ूं तो ये देखो नीचे चल जाएगा। ये देखो ये इसके साथ स्लाइड करते हुए, ये जब मैं ऐसे छोड़ूंगा तो इसके साथ स्लाइड करते हुए क्या आ जा रहा है, नीचे। आपको पता है इंक्लाइन, इंक्लाइन पे कोई भी चीज होगी तो क्या करेगी, ये देखो अगर मेरे पास ये बॉडी है, इंक्लाइन पे अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ये क्या करेगी, नीचे चल जाएगी। तो इंक्लाइन पे ये बॉडी क्या कर रही है, ऐसे नीचे जा रही है। हाँ जी, ठीक है। तो अगर अब मैं यही जो बॉडी है इसको अगर यहाँ पे अब ऐसे, ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूं, तो आप ध्यान से देखो ये ऐसे ना इसके घूमते हुए नीचे जाएगी। देखो ऐसे मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूं, अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहा हूं, ये ऐसे, तो ये देखो ऐसे गोल घूमते हुए क्या कर रही है, नीचे जा रही है। ये देखो ये, क्योंकि अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, मतलब फ्रिक्शन, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना स्मूथ सरफेस, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। तो अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूं तो ये सीधे नीचे नहीं गई, गोल घूमते हुए क्या कर रही है, नीचे जा रही है, ठीक है।
अब वो गोल घूमते हुए नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि हर फ्रिक्शन के कारण ना घूमते टाइम उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। जैसे मैंने इसको वेलोसिटी दी, तो मैंने इसको वेलोसिटी देके ऐसे छोड़ा, तो ये पहले घूमी, फिर घूम के और ये टच करते हुए घूमी और घूम के फिर नीचे घूमते हुए नीचे जा रही है। पर जब वो घूमते हुए नीचे जा रही है, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए ना वो नीचे जा रही है। अगर वेलोसिटी ना कम हो रही हो, तो वो नीचे नहीं जाएगी। तो नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो हमारे पास अगर तो ये गिवन बीड को मैं देखूं, तो अगर मैं ये बीड को देखूं, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि अगर इस बीड को आप कोई वेलोसिटी नहीं देते, इसको सिर्फ आप रेस्ट पे रखते हो, तो आप क्या नोटिस करोगे? ये बीड क्या करेगा? ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा। पर आपने अब क्या किया? इस बीड को ना ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, जैसे मैंने वेलोसिटी दी। तो आपने क्या नोटिस किया? जब मैंने वेलोसिटी दी ना, तो वो ऐसे घूम के नीचे गया था। हाँ जी, अभी आपने नोटिस किया ना, ऐसे घूमते हुए क्या कर गया? नीचे। पर हमारे क्वेश्चन में ना वो सिर्फ ऐसे घूमता जा रहा है, सिर्फ क्या करता है? घूमता जा रहा है। अब मेरे केस में वो ऐसे नीचे क्यों गया? मेरे केस में वो ऐसे नीचे क्यों गया? क्योंकि ना फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन के कारण जब वो स्लाइड कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसके कारण वो डाउन जा रहा है। पर अगर मैं कहूं कि फ्रिक्शन नहीं है, अगर मैं मानूं कि फ्रिक्शन नहीं है, तो वेलोसिटी कम नहीं होगी। अगर वेलोसिटी कम नहीं होगी, तो फिर वो इसी इसी हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। अगर मैं इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रख लूं किसी तरीके से, तो मैं क्या नोटिस, क्योंकि अभी भी आपने नोटिस किया कि ये या तो ऐसे घूमता ही था, जब तक उसकी वेलोसिटी खत्म नहीं हुई तब तक वो घूमते घूमते नीचे। तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब खत्म हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर वो नीचे ही जाएगा। पर जब तक उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तब तक उसने क्या करना है? घूमना है। और अगर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदल रही, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो उसने हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसी प्लेन में क्या करते रहना है? घूमते रहना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? और इस हाइट पे जब वो होगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने स्टडी करना। हाँ जी, ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बॉडी ली जिसका मास m है, और मैंने इस बॉडी को लेटर से ये वेलोसिटी दे दी, ये मैंने इसको v वेलोसिटी दी। अब मैंने जब इसको v वेलोसिटी दी, तो मैंने ये v वेलोसिटी दी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल। अब इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है? एक इसका वेट, तो इसका वेट क्या एक्ट करेगा बेटा? डाउनवर्ड्स, तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउन। दूसरा इसको क्या मिलेगा? ये जो नीचे ये कोन को टच करके घूम रहा है ना, तो कोन इसको क्या देगा? नॉर्मल डायरेक्शन। तो कोन इसको नॉर्मल डायरेक्शन देगा। नॉर्मल डायरेक्शन मतलब अपने परपेंडिकुलर। कोन इसको नॉर्मल डायरेक्शन देगा अपने परपेंडिकुलर। अच्छा, अब जब कोन इसको नॉर्मल डायरेक्शन देगा अपने परपेंडिकुलर, तो बस यही दो फोर्सेस हैं, क्योंकि इसके अलावा तो आपने मोशन दिया है। मोशन इज वेलोसिटी। जैसे मैंने जब उसको बॉडी को थ्रो किया था, बीड को, तो मैंने उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके थ्रो किया था। मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से घूम रहा था, तो मैंने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके थ्रो किया। तो जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके थ्रो किया, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं? मैं नोटिस कर रहा हूं यहाँ पे कि सिर्फ यही दो फोर्सेस लग रही हैं, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, और हम मान के चल रहे हैं फ्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन में क्या हुआ ना? फ्रिक्शन नहीं है। अदरवाइज अभी मेरे केस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ये वी क्या कर रहा है? कम हो रहा है। पर हम मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है। हम थोड़ा सिंपल केस ले, तो फ्रिक्शन नहीं है, तो आप क्या नोटिस करोगे? अगर मैं यहां पर ये वर्टिकल ऐसे लगाऊं, ठीक है, तो आप क्या नोटिस करोगे? आप नोटिस करोगे कि ये जो आपका एंगल है, ये आपका थीटा एंगल है, इंक्लाइन वाला, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या बन जाएगा? थीटा। हाँ जी, वही है ना, परपेंडिकुलर्स के ऊपर आपने ये एंगल बनाया। ये वाली ये आपके हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है, ये आपके इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इंक्लाइन और इसमें एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो ये वाली लाइंस के बीच में भी एंगल कितना बनेगा? दैट इज थीटा। तो आपने नोटिस किया कि वो आपका एंगल थीटा है। तो अगर आपका ये अब एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी ऊपर कितना एंगल बन जाएगा? थीटा। अच्छा, अगर ये ऊपर एंगल थीटा बन गया,
तो आप अब इस नॉर्मल डायरेक्शन को क्या करोगे, दो पार्ट्स में रिजॉल्व करोगे। तो जब दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो देखो एक पार्ट आपका जो है वो बन गया n cos थीटा, और जरा दूसरे पार्ट को बेटा ध्यान से देखो, वो किधर को लग रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो सर्कल आप देख रहे हो, इस सर्कल का जो रेडियस है वो आप क्या ले रहे हो, r। तो ये सर्कल के सेंटर पे लग रहा है और इसका रेडियस क्या है, r। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है, और ये घूम रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, ये घूम रहा है विद वेलोसिटी v। और ये जो आपका कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट बन गया n sin थीटा। और आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये जो n sin थीटा है ये लग रहा है सर्कल के सेंटर की तरफ। ये आपको क्या दे रहा है, सेंटीपिटल फोर्स। ये आपको वो सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है, दैट इज एम बी स्केयर बाय आर। एम क्या हो गया, आपकी वो बीट गया बॉडी का मास, और आर क्या हो गया, आर वो रेडियस हो गया जिस रेडियस में ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। और अभी के लिए इस गिवन केस में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये सर्कल में घूमता जा रहा है। अगर ये सर्कल में घूमता जा रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, नीचे नहीं आ रहा, तो नीचे नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है कि ये जो ऊपर वाली फोर्स है और नीचे वाली फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को क्या करनी है, बैलेंस करनी। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करनी है तो हमारे पास n cos थीटा किसके इक्वल आ गया, mg। हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये वाली जो वैल्यू है ना v, ये क्या कर रही है, डिक्रीज। इसके डिक्रीज होने के कारण जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल सर्कल में नहीं घूम पा रही। तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करूंगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ गया, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू v स्केयर बाय आर जी। तो आपका जो v है वो आ गया आर टी इंटू टैन ऑफ थीटा अंडर रूट। अच्छा, अब अगर मेरे को एग्जामिनर ने ये वर्टेक्स से हाइट दी हुई है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में एग्जामिनर ने वर्टेक्स से क्या दी हुई है, हाइट। तो आप ध्यान से नोटिस करो, आपका ये केस ऐसे बन गया, ये वर्टेक्स से हाइट दी हुई। अगर आपका ये केस बन गया तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका जो गिवन रेडियस है वो क्या हो गया, आर। और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये आपकी हाइट होगी। तो ये आपकी हाइट होगी, दैट इज एच। ये आपकी हाइट होगी, दैट इज एच। और यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा दिया। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पर देखो ये पैरेलल लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा बनेगा। तो हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि हमारा ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या बन गया, थीटा। और अगर ये एंगल थीटा बन गया तो आपके पास ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो ऐसे, ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो, इस ट्राइंगल में ये हो गया एच, ये हो गया आर, ये क्या हो गया थीटा, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज योर टैन ऑफ थीटा, तो ये 90 के सामने ये क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। ये क्या आ गया आपका बेस, ये क्या आ गया परपेंडिकुलर। तो दैट विल बी इक्वल टू एच बाई आर। तो टैन थीटा की वैल्यू को मैं एच बाई आर पुट कर सकता हूँ। तो मैंने ये टैन थीटा की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, एच बाई आर। तो आर आर क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास जो v की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ। तो एक आपके पास v का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, लेकिन मेरे को रेडियस नहीं दिया, मेरे को क्या दिया हुआ है, हाइट, कि वर्टेक्स से कितनी हाइट है। तो वर्टेक्स से कितनी हाइट है, दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच। तो ये हमारा जो v है ये अंडर रूट ऑफ जी एच आ गया। तो क्वेश्चन था कि वेलोसिटी कितनी है, तो हमने क्या नोटिस किया कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एच। तो h आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है h, h इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये h की वैल्यू दी हुई है, तो हमें दिया हुआ है कि h की वैल्यू जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। तो v इज इक्वल टू 10 इंटू 0.1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो वेलोसिटी है
ये कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज आप नोटिस करो, यहां पर आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जो आपका v है वो अंडर रूट ऑफ एच के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपका v कम होगा तो ये हाइट भी कम हो जाएगी। तो अभी जब मैं आपको दिखा रहा था कि देखो मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके आपको दिखा रहा था, तो आपको क्या नजर आ रहा था कि वो घूम रहा था, पर घूमते हुए वो नीचे जा रहा था। घूमते हुए नीचे क्यों जा रहा था? बिकॉज फ्रिक्शन के कारण उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी। वेलोसिटी कम होने के कारण उसकी हाइट भी कम हो रही थी। अगर उसकी वेलोसिटी ना कम होती तो उसकी हाइट क्या रहनी थी? सेम रहनी। अगर उसकी वेलोसिटी कम ना होती तो उसकी हाइट भी सेम रहनी। तो ये प्रैक्टिकली क्योंकि फ्रिक्शन आ जाता है तो इसलिए उसने थोड़ा नीचे आना है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो उसी सर्कल में वो क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा, क्योंकि कोई उसको वहां पे वेलोसिटी रिड्यूस नहीं कर। तो ये कंसेप्ट समझ में आया? और ये जो केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए ना आप इस चीज को लर्न कर लो कि जब भी कभी कोई फनल है, कोई भी कोन है, कोई भी फनल है, और उस फनल में आप एक बॉडी को ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके उस कोन के ऊपर सर्कुलर पाथ दे रहे हो, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ जी एच। इसको लर्न कर लो। फिर एच क्या है? एच वो जो कोन का जो वर्टेक्स है, वहां से आपके सर्कल की हाइट है। वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन जहां कर रहा है उसका वर्टेक्स से जो हाइट है वो क्या है? एच है। तो इस चीज को आप याद रखो। हाँ जी, क्लियर है? देखो ये समझ में आ गया, हो जाएगा।